वेलकम टू आवर चैनल आई के एजुकेशन। ये लेक्चर सीरीज जिसमें हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। दिस लेक्चर सीरीज इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम सिंपल एंड आसान वे में आपको इंडिया के इतिहास को समझाएंगे। हम जिस चैप्टर पे बात कर रहे हैं वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आना। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके आगे शेयर करना। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी कि यूरोपियन पावर में पुर्तगीज, डच और उसके बाद अंग्रेज़ों का इंडिया में आगमन हुआ है। तो अंग्रेज़ जो है ना 1609 में है ना सूरत में आ गए थे। मैंने आपसे कहा था कैप्टन हॉकिंस जिसने है ना 3rd नंबर की जो शिप है, इससे पहले 2 शिप आए थे लेकिन वो इंडिया में नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में आए थे। ये थर्ड नंबर की शिप लेके 3rd नंबर की वाइची लेके इंडिया में सूरत के मुकाम पे आया था। फिर वहां से उसने स्ट्रगल किया, मतलब परमिशन लेने के लिए उसे नहीं मिला। फिर बाद में है ना मैंने आपसे कहा था कि एक एम्बेसडर बन के आया था थॉमस रॉ। वो उसने फिर है ना फरमान लेने में वो कामयाब हुआ 1618 के अंदर। इस तरीके से है ना उनको एक लीगल परमिशन मिली कि वो इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि वो फिर अंग्रेज़ जो है उन्होंने सूरत में फैक्ट्री बनाई। फिर इर्द गिर्द में बहुत सारे मतलब सूरत के इर्द गिर्द बहुत सारे जगहों पर उन्होंने फैक्ट्री बनाई। वहाँ से फिर मैंने ये कहा था कि मछलीपट्टनम में उन्होंने 1611 में अपनी एक फैक्ट्री बनाई थी। वहाँ से वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के बालासुर में फैक्ट्री बनाई थी। फिर मैंने ये कहा था कि 1640 में है ना मद्रास में उन्होंने है ना फैक्ट्री बनाई थी, तो मद्रास की डिटेल बताया था। वहाँ से मैं बंगाल के साइड पे गया था और मैंने आपसे कहा था कि अंग्रेज़ों ने फिर है ना बंगाल में है ना हुगली के मुकाम पर अपनी फैक्ट्री बनाई थी। फिर मैं वहाँ से है ना मुंबई में आया था क्योंकि 1661 में है ना यहाँ पे है ना जो चार्ली सेकंड है उसकी शादी हुई थी कैथरीन बेरिकांजा के साथ, जिसकी वजह से उसको है ना डाउरी में मुंबई मिला था। फिर जब उसको डाउरी में मुंबई मिला तो एक टसल चली थी 3 लोगों के दरमियान, क्योंकि पुर्तगीज के हाथ में था बॉम्बे। वो नहीं चाहते थे कि बॉम्बे अंग्रेज़ों के हाथ में चले जाए। फिर अब ये किंग को मिला है उनके, तो किंग ने क्या किया है था रॉयल गवर्नर को भेजा था यहाँ पे। तो 4 रॉयल गवर्नर आए थे। इब्राहिम शेफमैन सबसे पहला था। और फिर मैंने ये भी आपसे कहा हूँ कि ये 4 रॉयल गवर्नर था और सूरत में है ना एक एजेंट था। वो गवर्नर नहीं हुआ था अभी, उसको सूरत का एक एजेंट था कंपनी का। चलो ठीक है, उसे माने हम कि वो सूरत का गवर्नर था। जो कंपनी का था उसका नाम ऑक्सीडेंट था। तो ऑक्सीडेंट और इनकी जमती नहीं थी गवर्नरों की। तो इस वजह से जो किंग चार्लिस है उसने ये किया कि इन गवर्नरों को बुला लिया, मतलब आखिरी जो गवर्नर था, पूरा बॉम्बे जो है ना ये कंपनी के हाथ में दे दिया छोटी सी पेमेंट पर। तो यहाँ तक हमने देखा था कि बॉम्बे है ना कंपनी के हाथ में आ गया। और बॉम्बे का सबसे पहला अगर से कोई गवर्नर बना था उसका नाम था ऑक्सीडेंट, जॉर्ज ऑक्सीडेंट। अब उसके बाद जो दूसरा गवर्नर था, क्योंकि वो 68 में बॉम्बे कंपनी के हाथ में आ गया था और 170 तक 1669 तक यहाँ पर जो गवर्नर था वो ऑक्सीडेंट था। दूसरा जो गवर्नर था उसका नाम था जेराल्ड ऑन्जेर। ये देखिए ये रियल फाउंडर ऑफ दी बॉम्बे है, क्योंकि इसने है ना बॉम्बे को बसाया है, बॉम्बे को डेवलप किया है इसने। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसने बनाई हैं, जैसे कि पोर्ट बनाए हैं, डॉक बनाए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जस्टिस का इंतज़ाम किया वहाँ पे उसने। फिर फोर्सेस मिलिशिया, ये सारी चीज़ उसने है ना बॉम्बे में उसने की है। एक ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी था ये, और एक ये है ना जो कंस्ट्रक्शन के वर्क थे वो सारी इसने बॉम्बे में किया है। फिर बहुत सारे एसएलएम्स बनाए हैं इसने जो मर्चेंट्स के लिए थे। एसएलएम कहते हैं दवाखानों को, मतलब जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हें। फिर है ना क्या हुआ है बॉम्बे पहले सूरत इंपॉर्टेंट रखता था, लेकिन फिर क्या हुआ है सूरत की इंपॉर्टेंट बॉम्बे की वजह से कम होकर है ना बॉम्बे है ना इम्पोर्टेंट मार्केट बना है। क्योंकि बॉम्बे है ना ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे है ना आसानी से ना शिप भी आ सकती है। और फिर ये है ना साउथ नॉर्थ कहीं पे भी जाने का है आपको तो यहाँ से आप आसानी से जा सकते थे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि बॉम्बे है ना 7 आइलैंड्स थे। इन्होंने ही मतलब ब्रिटिश ने ही इसको 7 आइलैंड को है ना जोड़कर है ना एक अखंड बॉम्बे बनाया है, मतलब एक आइलैंड बनाया है।
तो ठीक है, इस तरीके से बॉम्बे डेवलप हुआ है। तो जेरल्ड इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसने है ना बॉम्बे के बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगला जो हमारे पास गवर्नर है उसका नाम है सर जॉन चाइल्ड। ये बॉम्बे का है ना थर्ड नंबर का गवर्नर था। तो इसके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो इसको बताऊंगा मैं आपको। तो ये देखिए, इसका रूल जो है ना 1682 से 83 तक रहा। बीच में एक और गवर्नर आया, फिर इसको डबल गवर्नर बनाया गया, तो ये 90 तक रहा था। ये सर जोशिया चाइल्ड का भाई था, क्योंकि जोशिया चाइल्ड जो था ना एक बिजनेसमैन था, और इसकी है ना कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स है या वहाँ के मतलब बड़े लोगों में आता था, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, पॉलिटिकल भी और बिजनेस लाइन में भी इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो इसी इन्फ्लुएंस की वजह से इसको यहाँ पे भेजा गया था। इसके इन्फ्लुएंस की वजह से सर जॉन चाइल्ड को है ना एज अ गवर्नर बना के बॉम्बे भेजा गया था। अब इसने क्या किया है, इसने बहुत बड़ा कांड किया है, ज़बरदस्त। तो उसको मैं आपको बताऊंगा, तो आगे बताता हूँ। देखिए, अब जॉन चाइल्ड ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो इंडियन हिस्ट्री में बदनाम है, लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री में उसे है ना एज अ हीरो माना जाता है। तो उसने ऐसा किया क्या था, तो इसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको वो इंसिडेंट समझने से पहले आप थोड़ा सा ये बैकग्राउंड समझिए कि हुआ क्या था। तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं, जो पूरी यूरोपियन, मतलब माफ कीजिए ब्रिटिश रूल जो इंडिया पे हुआ है उसे हम तीन हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक के 1685 तक ये महज ट्रेड पे फोकस किया करते थे। उनकी पॉलिसी यही थी कि ट्रेड करना है और अपने बिजनेस को डेवलप करना है, ना ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना है किसी भी रूलर के इसमें, ना ही है ना रिलीजियस इंटरफेरेंस करना है। सिर्फ ट्रेड कीजिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ है, 1685 के बाद इन्होंने है ना जब देखा है कि जो उनके साथ के जो अदर नेशंस हैं वो है ना पॉलिटिकली बहुत ज्यादा टेरिटरी एक्वायर कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना करें। तो इन्होंने फिर इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था मुगल पॉलिटिक्स में, और यहाँ खाया उन्होंने बहुत बड़ा फटका। ठीक है ना, फटका खाया था, फिर खामोश होके बैठ गए थे। फिर क्या हुआ है, औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में, 1707 के बाद इनको मौका मिला है। फिर जब इन्होंने देखा है कि मुगल पावर जो है ना डिसइंटीग्रेट हो रहा है, जब पॉलिटिक्स को इन्होंने समझा है, तो अब इन्होंने सोचा अब मौका है हमारे पास, क्या है ना हम पॉलिटिकल गेन हासिल करें। ठीक है ना, तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कि उन्होंने है ना प्लासी जीता, बक्सर जीता, इधर है ना सूरत मतलब मैसूर में है ना, मैसूर में है ना सुल्तान टीपू को हराया, उधर फिर देखेंगे मराठा को हराया, फिर पंजाब, इस तरीके से वो है ना पॉलिटिकल कंसोलिडेट हुए हैं। ठीक है, ये 1707 के बाद, मतलब ऐसा मानिए और 50 साल पलासी के बाद से। ठीक है ना, तो यहीं से उन्होंने एम्बिशियस शुरू हो गया था उनका। अब देखिए हुआ ये था, अब बात कर रहा हूं मैं ये टाइम की, 1685 के बाद की, मतलब जॉन चाइल्ड के टाइम की, कि ये यहाँ पे जो बंगाल है ना, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू कर दिया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में या मुगल एम्पायर के अंदर। अब ये चीज है ना मुगलों को नहीं भाई। तो औरंगजेब ने क्या किया है, फौज भेजी इनके साथ लड़ने के लिए, और ये लड़ने के लिए तैयार भी हो गए। और दोनों के दरमियान है ना, कंपनी के दरमियान और मुगलों के दरमियान हुई है बंगाल के में वार, जिसमें है ना कंपनी को बुरी तरीके से हार हुई थी। लेकिन हुआ यह है कि कैप्टन निकोलसन, इसको भेजा गया था कहाँ से, यूरोप से, ब्रिटेन से, एज अ री इन्फोर्समेंट के साथ, मतलब जो फौज होती है ना मदद करने के लिए आती है उसको री इन्फोर्समेंट कहते हैं। तो ये आया था जहाज लेकर, और साथ में इसने जो मद्रास था ना यहाँ पे, यहाँ से भी कुछ अपने बंदे लिए थे, 600 कुछ, और ये पहुंचे थे फिर यहाँ पे बंगाल में। लेकिन यहाँ से भी इनको बुरी तरीके से हार हुई थी, बुरी तरीके से हार हुई थी। फिर यहाँ से ये भाग गए थे चित्तेगांव। ठीक है ना, यहाँ आता है चित्तेगांव। अब हुआ ये है, आगे देखिए, हुआ ये है कि जब ये पूरी तरीके से हार गए, क्योंकि अब ये जाहिर सी बात है कि मुगल जो एम्पायर है उनके खिलाफ आपने क्या हथियार उठा लिए। अब एम्पेरर जो था उसने कह दिया है कि अब जनरल अटैक करना है कंपनी के सेटलमेंट के ऊपर, जहां जहां इनका सेटलमेंट है वहां पे अब क्या करो, अटैक करो। तो आप देखेंगे पटना, कासिम बाजार, मसूलीपट्टनम,
विशाखापट्टनम, ये सारे के सारे जो जितने भी उनके फोर्ट थे यहाँ पे सबको सीज कर लिया गया। सीज की मीनिंग होती है कि ये आ गया मुगलों के हाथों में। बॉम्बे को इन्होंने क्या किया, बिसीज कर लिया। बॉम्बे के इर्द गिर्द घेराव डाल दिया, मतलब ये है तो घेर लिया उसको। ये हाथ में नहीं आया था, इसको घेर लिए थे। अब यहाँ पे आता है कैप्टन हेल्थ। लेकिन ये भी है ना, इसने जब देखा सिचुएशन भी इनके हाथ में नहीं है तो ये वापस चला गया था। तो ठीक है ना, तो बाहर से इंग्लैंड से भी है ना जो रीइंफोर्समेंट है उनका भी कोई इम्कान नहीं था अब। तो मतलब पूरी तरीके से कंपनी का जो कारोबार है वो अब है ना मुगलों के रहमो करम पर था। और मुगल जो थे, मुगल एम्पायर था, उसने तो नियत बांध लिया था कि अब है ना इनको है ना खालना ही है यहाँ से, क्योंकि इन्होंने है ना हमारी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया है और साथ में इन्होंने क्या किया है, हमारे खिलाफ हथियार उठा लिया। तो ये हुआ है ये टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ के और बताता हूँ आपको। अब इस मैप को आप समझिए। ये है रेड सी, ये है पर्शियन गल्फ, ये जो है ना ये अरेबियन सी है, और ये बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और यहाँ पे है मक्का, और ये है यहाँ पे मदीना। यह हॉली प्लेसेस है मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, अब समझिए हुआ क्या है, ये इसको ध्यान में रखिए इन प्लेसेस को। जब जॉन चाइल्ड ने ये देखा कि जितने भी इनके सेटलमेंट हैं वो तो तकरीबन सीज हो गए, बॉम्बे जो है वो भी मुगलों के घेराव में है, तो इसने है ना खुफिया तौर से है ना अपने एक मैसेज भेजा अपने कैप्टन को, जो समंदर में, मतलब नेवी तो समंदर में होती है ना, वहां भेजा कि आपने क्या करना है कि पिलग्रिमेज जितने भी है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मुस्लिम्स जो है ना वो मक्का और मदीना है ना, मक्का में हज के लिए जाते हैं। अब ये सिर्फ इंडिया के नहीं थे, इंडिया के मुस्लिम की बात नहीं थी, बल्कि जहां जहां से भी मुस्लिम है ना उन जहाजों पे सफर है, जहाजों पे हैं और हज के लिए जा रहे हैं, उनको उनके जहाजों को और उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो और ये किया इन्होंने रेड सी में और पर्शियन गल्फ में, जो जो भी जितने जहाज मिले उनको क्या कर लिया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। और फिर है ना मैसेज आया औरंगजेब के पास कि आपने क्या करना है, हमारे साथ टर्म के लिए बैठ जाइए, ट्रीटी कीजिए कि हमें है ना हमारे मतलब हमको है ना जिस तरीके से तुमने खदेड़ के निकाला है और जितने सीज कर लिए जितने भी हमारे सेटलमेंट, उनको क्या कीजिए, उनको रिलीज कीजिए। औरंगजेब के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने कहा कि ठीक है आओ टेबल पर। तो इनके दरमियान हुई है ट्रीटी, इनके दरमियान, मुगल के दरमियान, इनके दरमियान। अच्छा, चाइल्ड तो नहीं था वहां पे ट्रीटी के दरमियान, लेकिन है ना जो कंपनी के एजेंट, मतलब कंपनी का एक बंदा था वो, उसने किया। तो औरंगजेब ने है ना कुछ है ना टर्म रखे थे, जैसा कि है ना आपने क्या करना है, जितने भी मतलब कि जितने ड्यूज है कंपनी के, तो उतने आपने वन टाइम में पे करना है। ये एक। दूसरी कि आपने जो है ना जितना नुकसान हुआ है मुगलों का, ये जितना मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी इनका, और जितना लोगों पब्लिक का नुकसान हुआ है वो सबको, वो सब लॉज आप पे करेंगे। ये दूसरी तो ये भी मान लिए, ये भी मान लिए। तीसरी ये थी कि ये हैट्रेड सर जॉन चाइल्ड, ये लिखा हुआ था कि इसने है ना 9 महीने के अंदर है ना इंडिया छोड़ के चले जाना, इसने दिखना नहीं यहाँ पर। तो इसमें थोड़ा सा टाल मटोल कर रहे थे कि भाई ये कैसा, लेकिन ये भी मान लिए थे। लेकिन हुआ यह है कि सर जॉन चाइल्ड है ना 9 महीने से पहले ही मर गया, जाने से पहले। ठीक है, तो ये हुआ है सर जॉन चाइल्ड के लिए। अब देखा जाए ना तो ये है ना इंडियन हिस्ट्री में ये बदनाम है कि इसने है ना ऐसा काम किया है जो है ना एक है ना किसी भी है ना एक किसी एंटिटी को नहीं तो किसी रूलर को या जजता नहीं है, क्योंकि ये एक लुटेरों के जैसा काम हो गया कि आपने है ना आपके पास कोई रास्ता नहीं था तो आपने एक ऐसा काम किया है कि एक रिलीजियस पर्पस के लिए कोई लोग जा रहे हैं कि उनके जहाजों को आपने पकड़ कर है ना किसी रूलर को है ना आपने टर्म और ट्रेटी के लिए बिठा दिया। ठीक है ना, तो ये ऐसा कोई करता नहीं था, तो इसलिए ये बदनाम है। दूसरा, इसने अब यूरोपियन के लिए हीरो क्यों है, क्योंकि इसने है ना जो सेटलमेंट, मतलब यूरोप तो मतलब ब्रिटेन तो है जो था ना वो खदेड़ के निकाल दिए थे उन्होंने मुगलों ने, लेकिन इसके वजह से क्या हुआ है कि जो मुगल एम्पायर है उसने क्या किया है, इनको थोड़ा सा जितने सेटलमेंट है जो सीज किए थे उनको रिलीज कर दिए। मतलब कंपनी जो वापस जाने वाली थी ब्रिटेन वो बच गई यहाँ पे।
फिर आप देखेंगे कि औरंगजेब ने इन्हें क्या दिया है, परमिशन दिया है कि आप है ना फैक्ट्री अपने कलकत्ता में बिल्ड कर सकते हैं। ये 1690 में हुआ। फिर देखेंगे आप बंगाल का जो सूबेदार था अजीम शान, उसने भी है ना ग्रांट दिया जमींदारी का। ये प्लेसेस है सुल्तानती, कालीकोटा, गोविंदपुर। ठीक है ना, ये कलकत्ता जो है कालीकोटा से ही बना हुआ है, तो ये कलकत्ता के इर्द गिर्द ही है, तो ये इनको है ना जमींदारी भी मिली। और फिर आप देखेंगे 1696 में इन्होंने है ना ये फोर्ट बनाया था कलकत्ता में। इसका जो नाम रखा था सेंट विलियम रखा था। ठीक है, इस तरीके से है ना कलकत्ता क्या है डेवलप हुआ है और ग्रो हुआ है। तो हम देखेंगे ये हुआ है सारा इंसिडेंट, और इस तरीके से आप देखेंगे इनको फिर से है ना चांस मिला है कि अपने फिर है ना सेटलमेंट को फिर क्या कर सके, है ना बढ़ा सके। फिर उन्होंने क्या किया है 1700 में है ना चार्लिस आयरी कुटे, तो इसको है ना कलकत्ता का प्रेसिडेंट बनाया है। और कलकत्ता को है ना मतलब इसको है ना बंगाल को एक अलग से ना इन्होंने क्या किया प्रोविंस बना दिया या प्रेसिडेंसी बना दिया। तो हम देखेंगे बॉम्बे एक अलग से प्रेसिडेंसी थी, इधर है ना मद्रास एक अलग से प्रेसिडेंसी थी, और इन्होंने ईस्ट में है ना कलकत्ता को भी एक अलग से मतलब बंगाल को भी एक अलग से प्रेसिडेंसी बना दी। तो इनकी अब 3 प्रेसिडेंसी हो गई। इधर बॉम्बे, अभी सूरत वगैरह इधर के जितने भी रीजन है जहां जहां इनकी है ना क्या है मालूम है, वेस्ट मतलब ये जितने भी है ना मालाबार साइड है या कोकन इसे कोस्ट है, यहाँ पे जितने भी इनके है ना सेटलमेंट है ये आगे अंडर है ना बॉम्बे के। इधर है ना जो कोरोमंडल है ये मद्रास के अंडर में आ गई, और इधर ईस्ट में है ना जहां जहां इनके सेटलमेंट है ये आ गई इनके अंडर में। तो आप देखेंगे सर आयरे कुटे ये पहला प्रेसिडेंट था बंगाल का या कलकत्ता का। और इसके बाद आप देखेंगे फिर प्रेसिडेंट अलग होता है, गवर्नर अलग होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल वो अलग होता है, फिर गवर्नर ऑफ इंडिया वो अलग होता है, और वायसरे जो ये टर्म है ये इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। ठीक है ना, तो आगे मैं आपको समझा ही दूंगा। तो आप देखिए ये यहाँ तक हुआ है। अब आगे क्या हुआ है, औरंगजेब की डेथ हुई है ना, तो इन्होंने फिर क्या देख किया है कि औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्पायर में क्या हुआ है, हाँ कंसिस्टेंसी नहीं थी। एक रूलर आता है फिर वो उसको वो मर जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, फिर दूसरा आता है। इस तरीके से है ना आपस में कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, साजिशें चल रही थी, और मतलब स्टेबल नहीं था किसी भी तरीके से। जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी ना वो स्टेबल नहीं थी। और इसका है ना जो रीजनल रूलर थे वो फायदा उठा रहे थे, जैसा कि आप देखेंगे ना इसके बाद में है ना जो रूलर्स है जैसे कि निजाम है, निजाम ऑफ यहाँ का हैदराबाद है, निजाम ऑफ अवध है, और बंगाल के निजाम है, ये इसका फायदा उठा रहे थे। ये है ना सेमी इंडिपेंडेंट हो रहे थे ये तो ये सारा इन्होंने जब देखा तो इन्होंने सोचा कि अब मौका है हमारे पास कि हम भी क्या करें मालूम है, हम भी अपना है ना हम भी मैदान में उतरे और पॉलिटिकल गेन हासिल करे। तो आप देखेंगे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो मुगल एम्पेरर था अब उसको है ना खुली धमकियां देना शुरू कर दी। और लिखा भी है इन्होंने, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें लिखा गया है कि भाई देखिए हम यहाँ पे हैं, हमारे सेटलमेंट है, हमारे तुम्हारे पास मतलब हमारे तुम्हारे एरिया में मतलब मुगल जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे हमारे ऑफिशियल्स है, उनको अगर से नुकसान पहुंचता है, उनका अगर लूटमार होता है तो हम क्या करेंगे इसके बदले में है ना तुम्हारे जितने भी शहर है जैसे हुगली है, ये है कलकत्ता है, हुगली है, इस पर हम क्या करेंगे अटैक करना शुरू कर देंगे। फिर नहीं कहना कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, ओपन धमकियां। ठीक है ना, तो इस पोजीशन में आ गए थे। अब आगे ये हुआ है कि हम देखेंगे एक नया एम्पियर तख्त पे बैठता है, फरुख सैयार जिसका नाम होता है। 1413 में वो तख्त पे बैठता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश कंपनी है उनका इन्फ्लुएंस है ना मुगल कोर्ट तक पहुंच जाता है। अब उन्होंने है ना एक तो वहाँ के जितने उनके मिनिस्टर्स होंगे उनको खरीदा होगा, या उन तक किसी दर्जे से उनका इन्फ्लुएंस हुआ। और साथ में हम देखेंगे कि फरुख सैयार है तो उसके कोर्ट में एक बंदा है जिसका नाम है विलियम हैमिल्टन। ये कौन है, ये एक फिजिशियन था, ये एक है ना डॉक्टर था उस टाइम का। तो फरुख सैयार को एक बीमारी थी जिसका इलाज इसने किया था, और इस इलाज की वजह से फरुख सैयार ने इसको कोर्ट फिजिशियन बनाया था। तो इसका इन्फ्लुएंस है ना फरुख सैयार पे था। तो इसको इस्तेमाल किया कंपनी ने, और सर जॉन सरमन और ये दोनों ने फरुख सैयार से परमिशन ली। क्या ली परमिशन, कि हमें आप क्या दीजिए कंपनी को है ना, आप है ना
कुछ एक्सक्लूसिव राइट दीजिए, और वो मिले। और इन राइट्स को जो है ना, जो ये मिले हैं इन्हें इन्हें कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। ये जो राइट्स जो नीचे लिखे हैं ना हमने, यहाँ से ये यहाँ मतलब ये राइट्स की वजह से भी बहुत से लफड़े शुरू हुए हैं। और ये जो राइट है ना कंपनी को, इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तो इसीलिए इसको कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा जो है ना, ये एक डॉक्यूमेंट है, 1213 या 15 में ये है ना जारी की गई थी यूरोप के अंदर। इसमें बस इतना ही है कि जो किंग था ना, किंग के ऊपर थोड़े से रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे, कोई रूल के अंडर उसको लाया गया था कि आपने इन चीजों को, अगर से आप रूल कर रहे हैं लेकिन आपके ऊपर भी है कि ना, आपके ऊपर भी है कि लॉ है, तो आप भी लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो बस यही चीज है जो मैग्ना कार्टा सबसे पहला हुआ है, 1213 या 15 में हुआ था ये, ठीक है ना, 1213 या 15, तो उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो अक्सर ये है ना फ्रीडम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर है ना ये है ना इक्वलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैग्ना कार्टा। तो हम देखेंगे कि अब है ना इनको क्या राइट मिले थे कंपनी को फर्रुख सैयार के जरिए। तो आप देखेंगे कि बंगाल में इन्हें है ना कहा गया था कि आपको है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं आप, तो उसको सिर्फ आप है ना 3000 रुपये हमें आप पे कर दिया कीजिए। तो ये मिल गई थी हमको है ना, ये दस्तक मिल गई थी, ठीक है ना, ये कंपनी को दी गई थी दस्तक कि आप 3000 रुपये हमको साल के पे कीजिए, और बंगाल में आपको क्या होगा, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको अदर्स है ना आपको ड्यूटीज वगैरह पे नहीं करना पड़ेंगी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कलकत्ता के इर्द गिर्द में है ना इनको है ना और भी लैंड मिली थी कि हाँ ये भी लैंड आपके जमींदारी में आ जाएंगी, ठीक है ना। यही चीज है ना हैदराबाद, जो क्योंकि हैदराबाद भी है ना मुगल के अंडर में ही आता था, उनकी एक प्रोविंस था, तो हैदराबाद में सेम चीज उनको की गई थी, सेम चीज, यानी जो बंगाल में था कि यहाँ पे भी ना मिनिमम इनसे इनसे है ना ड्यूटीज ली जाती थी, और फिर है ना एक्स्ट्रा जो है ना एडिशनल जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह थी ना, वो इनको फ्री कर दिया गया था उससे, ठीक है। और हाँ हम देखेंगे कि इन्होंने है ना अपने कॉइन्स जो थे कंपनी के, वो भी है ना बॉम्बे में है ना एक मिंट बनाई थी इन्होंने, जहां पर है ना ये अपनी करेंसी चला सकते थे पूरे मुगल एम्पायर में। तो इस तरीके से इन्होंने, ये कुछ राइट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये राइट की वजह से यहाँ से ऐसा समझिए कि यहाँ से एक नई न्यू दौर शुरू होता है ब्रिटिश का। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये 1500 मतलब 1715 में मिला था, और यहाँ से एक नया दौर ब्रिटिश कंपनी का शुरू होता है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने देखा है। और इसके बाद हमारे पास है फ्रेंच कंपनी जो इंडिया में आती है, जो सबसे आखिरी पे आई है। अब उस पर बात करेंगे हम। फिर उस पर बात करने के बाद फिर हम है ना अब फ्रेंच के और ब्रिटिश की, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, जो कर्नाटक वॉर हुई है, उसके बारे में भी हम फिर उसमें बात करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। दीजिए इजाज़त।